अस्सलाम वालेकुम और मैं सोनी पारस क्रॉस फायर में आपके साथ हूँ। बात करते हैं कराची के मसाइल की कि कराची हमेशा सियासत की नज़र क्यों रहा। जो भी हुकूमत आई उसने हमेशा दूसरी हुकूमत पर मलबा फेंका, किसी ने कोई काम नहीं किया। अगर हम बात करें अब्दुल सत्तार ईदी साहब की या छिपा की तो ये उनका ज़ाती अमल है, उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल नहीं होता, लेकिन उन्होंने ही काम किया। बाकी जो हमारे हुक्मरान रहे उन्होंने हमेशा माइनस किया, इग्नोर किया। जो भी इक़्तिदार में आए उन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए। आज तक वही सिलसिला चल रहा है, ना रोड है, ना रास्ते हैं, ना सेहत है, ना तालीम है। और अगर हम बात करें जब बारिशें होती हैं तो जगह जगह हमें पानी मिलता है, गंद के ढेर मिलते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हमें नहीं मिलती। तो ये सब जिम्मेदारियाँ किसकी हैं, किसका काम है, कौन करेगा? जो भी सामने आता है वो सिर्फ कहता है कि फ़लाँ हुकूमत थी, फ़लाँ इक़्तिदार में था, उसको करना चाहिए था। जो नया आता है तो कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। बजट मिलता है, बजट कितना मिलता है? सिंध हुकूमत की शिकायत होती है कि वफाक बजट नहीं देता। वफाक का कहना है कि बजट हम देते हैं, इस्तेमाल नहीं होता। अगर इस्तेमाल नहीं होता तो फिर वफाक के साथ कौन बैठा है, क्यों बैठा है? हम कठपुतली किसको समझें? हम किसको समझें कि वो इशारों पे चल रहा है? क्योंकि आवाम को इससे सरोकार है कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है। जब भी हम बात करते हैं इलेक्शंस की, अब बात करते हैं तो फैसल वावडा साहब आए थे तो उन्होंने कहा था बड़े मसाइल हैं। जब इलेक्शन का वक्त आया था गंद के ढेर पे भी वो बैठे, वहाँ पर वीडियो उन्होंने बनाई कि इतने मसाइल हैं। फिर कादिर मंदोखेल साहब उन्होंने भी कुछ बयान दिए थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मसला ये कि टेबल टॉक्स क्यों नहीं होती, आपस में बैठ के बात क्यों नहीं करते, मसाइल के हल के हवाले से डिस्कशंस क्यों नहीं होती? सिर्फ एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाना, ये तो मसले का हल कभी भी नहीं होता, ना हो सकता है। और मलबा किस पे गिरता है? आवाम पे। सर्वाइव कौन करता है? आवाम। परेशानी किसको होती है? आवाम को, जिसके हवाले से कोई नहीं सोचता। मैंडेट में अगर पीपल्स पार्टी अगर इस वक्त हमारी हुकूमत है, सिंध हुकूमत की, तो उन्होंने क्या किया? नथिंग, कुछ नहीं किया, कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, बातें बड़ी बड़ी, दावे बड़े बड़े, बहुत से ऐसे ख्वाब जो हमें दिखाए गए शायद 72-73 सालों से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन जब हम ख्वाब की उस ताबीर की बात करते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता, धुंधला सा एक मंजर होता है। तो हम शिकायत किससे करें? अवाम किसके पास जाए? कौन सा दरवाज़ा है जो वो खटखटाए? ना वफाक सुनती है, ना सिंध हुकूमत का कोई काम नज़र आता है, ना MQM जब इक़्तिदार में थी ना उसने कुछ किया। अगर MQM ने कुछ नहीं किया तो बहुत वक्त वो भी तो वफाक के साथ थी। क्या किया? क्या कराची के लिए कुछ फ़वाइद हमें मिले? क्या उन्होंने कुछ हासिल किया? अगर नहीं किया तो वफाक में क्यों थे, क्यों है? क्या रीज़न है इसका? कौन जवाब देगा? और हम किससे जाकर पूछें कि ये सारे मसाइल? वसीम अख्तर साहब भी थे, बहुत वक्त वो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई कि हम ये बोल सकें हाँ कराची को ये फ़ायदा हुआ। हाँ, स्ट्रीट लाइट्स बन गई, हाँ भाई रोड साफ़ हो गए, गलियाँ साफ़ हो गई, गंद के ढेर उठ गए। अगर हम कहीं भी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी देर में पहुंचती है नहीं पहुंचती? कितनी हमारे पास वो गाड़ियां मौजूद हैं? कितनी फैसिलिटीज़ हमारे कराची में मौजूद हैं और कितनी आबादी है? अगर हम वफाक की बात करें तो उनका कहना है कि बजट इतना है। अंदाज़ा करें 15 साल पहले कराची की हालत या आबादी दूसरी थी, क्या अभी भी वही है कि बजट वही है? ये सब बातें सोचने की हैं जिन पे हमें गौर भी करना है और हुक्मरानों को भी गौर करना है। आखिर कब तक ये सारी सिचुएशन रहेगी? हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं रेहान हाशमी साहब, MQM से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, मुझे लाउड एंड क्लियर। सर, मैं पूछना चाहूँगी कि बल्दियाती निज़ाम कई सालों तक वसीम अख्तर साहब के पास रहा, कुछ किया, कुछ नहीं किया, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुल्क को आज़ाद हुए 72 साल हो चुके हैं। इन 72 सालों में बल्दियाती निज़ाम बमुश्किल तमाम 30 साल रहा और बल्दियात के जो कि बल्दियात थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है, जिसको आर्टिकल 140A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर शैल बी डिवॉल्व फ्रॉम द प्रोविंसेस टू द लोकल गवर्नमेंट, उसके बावजूद भी आइन के होने के बावजूद भी 40 सालों तक ये मुल्क बगैर बल्दियात के रहा। बल्दियाती इंतखाबात उस वक्त हुए जब डिक्टेटर्स आए और जमहूर के चैंपियंस ने, जिनका काम था जमहूरियत को रूट लेवल डेमोक्रेसी तक ले जाना, उन्होंने जमहूर को लगड़ा लूला माजूर रखा। तकरीबन 10 साल के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात हुए। उन 8-10 सालों में बर्बादी दर बर्बादी हो गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, उन बल्दियाती इंतखाबात के बाद आने वाला SLGA 2013 जिसका लगड़ा लूला निजाम था, उसने आपके सामने है
बुनियादी बल्दियाती इदारे पारस कौन कौन से होते हैं दुनिया के किसी भी तहजीब याफ्ता मुल्क में? वो कचरा उठाना यानी कि सॉलिड वेस्ट, वो मास्टर प्लान होता है, वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड होता है, वो बिल्डिंग कंट्रोल होता है। मगर जितनी भी चीजें मैंने आपको गिनवाई है, इनमें से कोई एक भी बुनियादी बल्दियाती इदारों का महकमा जो था वो मेयर के पास नहीं था। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमक्यूएम का मेयर हो या किसी का भी मेयर होता, उसके पास ये बुनियादी बल्दियाती इदारे होने चाहिए थे। अच्छा, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो अवामी तवक्कुआत थी वो क्योंकि पूरी उस तरीके से नहीं हो सकती थी जिस तरह पिछले अदवार में हुआ। मुशर्रफ दौर में, हालांकि एक डिक्टेटर थे वो, मुशर्रफ दौर में सही मानों में बल्दियात को बल्दियाती इख्तियारात तक डिवॉल्व किया गया। आर्टिकल 140A का इतलाक अगर देखना है तो हम मुशर्रफ दौर में देखें, हम उससे पहले के अदवार में देखें। बदकिस्मती से इस दौर में नहीं हुआ। ये गिले शिकवे करते रहे, लेकिन इससे सफर कौन हो रहा है? अब देखें हुआ क्या। बल्दियाती 4 साल दौर मुद्दत खत्म होने के फौरन बाद हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने अब तमाम छतरी के नीचे सब तकरीबन 1.5 साल से तमाम इदारे हैं। चले 1.5 साल में वसीम अख्तर साहब की मौजूदगी में आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के चक्कर में या किसी और चक्कर में वो इख्तियारात जो बल्दियात को मिलने चाहिए थे आपने नहीं दिए। कोई मसला नहीं, आपका सियासी हक था, आपने रगड़ा लगाना था, आपने रगड़ा लगा दिया। अब आपके पास 1.5 साल से तमाम इदारे हैं, KDA, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, SD। ठीक है सर, मुझे ये बताएं रेहान साहब के हमेशा एमक्यूएम ने चीखो पुकार की है कि सिंध हुकूमत बजट नहीं देती, ये रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर रही। अगर सिंध हुकूमत ऐसा नहीं कर रही तो फिर क्यों नहीं इस्तीफे जो है वो दिए जाते, क्यों फिर उनके साथ ही रहा जाता है? पारस, मैं आपके रिकॉर्ड का, प्रोग्राम के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। कराची में 2007, कराची नहीं बल्कि सिंध की बात करूंगा, 2007 से लेकर ताहाल जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि हम सिंध को NFC का पूरा हिस्सा देते हैं। मगर मैं आपके रिकॉर्ड में लेकर आना चाहता हूं कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग 2007 से लेकर आज तक नहीं हुई और तकरीबन 20 साल पुरानी मरदमशुमारी के तनासुब से आज तक कराची को वसाइल मिलते हैं। इसका मतलब है कि अरबों रुपए सिंध के मुख्तलिफ अर्बन एरियाज के वाजिबुल अदा है सिंध हुकूमत पर। और ये अरबों रुपए, मैं एग्जैक्ट अमाउंट इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम के रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूं। इसको रिकॉर्ड का हिस्सा समझे कि अरबों रुपए सिंध हुकूमत ने ताहाल प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को प्रोविजनल बुनियादों पे, ज़मीनी बुनियादों पे चलाकर अरबों रुपए वाजिबुल अदा नहीं दिए जा रहे। कराची की आबादी 20 साल पहले, अर्बन सिंध की आबादी 20 साल पहले अगर फर्ज करें कि 80 लाख थी तो आज 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ नहीं है, बल्कि आजाद जराए कहते हैं कि ये 3 करोड़ के करीब है। यानी कि यूटिलिटी सर्विसेज हो गई, पानी की जरूरत हो गई, बिजली की जरूरत हो गई या दीगर जरूरियात हो गई, तो वो मल्टीप्लाई हो गई। अच्छा, कराची की जब मैं बात करूं तो कराची में तो मल्टी एथनिक सोसाइटी है। आज कराची में तमाम जुबान लसान के लोग रह रहे हैं। तो मैं कराची की जब बात कर रहा हूं तो मैं कराची में रहने वाले तमाम जुबान बोलने वाले लोगों की बात कर रहा हूं, तमाम फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। कराची एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है। अच्छा, अब मसला क्या हो रहा है? अगर कहीं किसी गली में पानी आता है, पानी का निजाम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पास है, तो पानी किसी पीपल्स पार्टी के हमदर्द के पास भी जाएगा, वो PTI वालों के पास भी जाएगा, वो MQ वालों के पास भी जाएगा। वो पानी की बात करने से आज K4 मंसूबा 20 साल से तात्तुल का शिकार है। अगर आप इसके पीछे जाएंगी तो पता चलेगा कि K4 के मंसूबे को कंसीव हुए 20 साल हो चुके हैं और वो 20 साल से लेकर ताहाल पेंडिंग पे चला गया, मल्टीप्लिकेशन हो गई है। इसी तरह कराची का जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं हो रहा, अरबों रुपए वाजिब अदा है। इसी तरह आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी हो रही है और डेवोल्यूशन ऑफ पावर। अच्छा, ठीक है रेहान साहब, आपकी बात को किसी हद तक ठीक मान लेते हैं। ये बताएं कि इक़्तिदार में MQM का भी वक्त अच्छा खासा गुजरा है। अगर कोई कारकर्दगी आपको लगती है कि आवाम के सामने आप रखना चाहते हैं तो मैं चाहूंगी कि वो जरूर आप आवाम के सामने शेयर करें। कौन सी कारकर्दगी MQM की रही है इतने सालों में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि आज हर खास आवाम ये जानता है कि कराची जो कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, उसका मेयर वो बेख्तियार था। इख्तियार का रोना कहें इसको या कुछ भी कहें, लेकिन आज हर खास आवाम ये बात करता है कि बेख्तियार मेयर। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि कम से कम हमने मौजूदा जो तासुब ज़दा, इस्तेहसाल ज़दा माइंडसेट था उसको उजागर किया। दूसरी चीज, जब MQM के पास भरपूर इख्तिदार था वो मुशर्रफ दौर में, तो आपने सुना होगा कि कराची की मिसालें चीफ जस्टिस दिया करते थे
लाहौर को कराची की तर्ज पर बनाने की कोशिश की जाती रही और बनाया भी इन लोगों ने कराची की तर्ज पे। कराची में जो डेवलपमेंट की सिलसिले हुए वो मुशर्रफ दौर में हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो बदनीयती का शिकार थी। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा बहुत शदीद लड़ाई झगड़ा रहा पीपल्स पार्टी के दोस्तों से। हम उनके साथ कोलिशन पार्टनर भी रहे, हमने कोलिशन छोड़ा भी, आना जाना लगा रहा, एक अजीब तमाशा मचा रहा। लेकिन उसमें हमें महसूस ये हुआ कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने हमसे अहद वफा ना की। हमने जो तवक्कुआत वाबस्ता की हुई थी पीपल्स पार्टी से वो पूरी नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी मैं आपके प्रोग्राम के तबस्सुम से कहता हूं कि अगर आपने सिंध में काम करना है, आपको जहां जरूरत हो हम मौजूद हैं, लेकिन आप नियत को साफ करें, आप इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें। आपने इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर दिया है। बल्दियाती काम एक छतरी के नीचे होने चाहिए। एक तरफ तो डिप्टी कमिश्नर, एक तरफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है पथारे हटवा रहा होता है, तो दूसरी तरफ केएमसी का स्टाफ उसको चालान दे रहा होता है, तो तीसरी तरफ एसी असिस्टेंट कमिश्नर आके उसको तोड़ रहा होता है, तो चौथी तरफ डीएमसी आके उसको, ये क्या तमाशा बना के रखा हुआ है। एक तरफ बेहंगम बिल्डिंग बनाकर जहां पर सेवरेज के इंतजाम होने चाहिए थे, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली की वजह से सड़क पर पानी बहता है। सड़क बनाने का वाला इदारा डीएमसी या केएमसी, वो सड़क बर्बाद करता है। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड कौन जिम्मेदार है? जहां पर 5 लोग रहने की गुंजाइश थी, एसपीसीए जो पहले केबीसीए था, कराची बिल्डिंग कंट्रोल से लेकर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल तक के सफर में जो रियान साहब माजरत के साथ बात काट रही हूँ क्योंकि जहन में जाहिर सी बातें सवाल निकलते हैं, वो आते हैं, वो आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि आप साथ हैं। मैं पूछना चाहूँगी कि मैं कारकर्दगी की बात पूछ चुकी, कितनी कारकर्दगी? अगर सेवरेज की अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की है, तो अभी भी जब भी बारिश होती है, आधे घंटे की बारिश में पूरा कराची डूब रहा होता है, पूरा कराची। तो जाहिर है जब हम हिकमत अमली कोई बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, तो वो तो सालों तक चलता है ना। तो मतलब जब एमक्यूएम इतना वक्त थी इक़्तिदार में, तो वो कोई प्लानिंग थी ही नहीं कि हमें दिखे कि आज भी हमारे रोड, उनकी हालत ख़राब है, आज भी बारिश का पानी रुक जाता है, घरों में अंदर चला जाता है। पारस, मैं सिर्फ आपके सामीन की, नाजरीन के रिकॉर्ड के लिए बताऊं कि अगर कोई घर भी होता है ना, उस घर को मेंटेनेंस की जरूरत होती है। एग्जैक्टली, कराची हो और मेंटेनेंस सस्टेनेबल होती है। पहले कराची किसी घर में अगर 5 लोग रहते थे, वहां पर जरूरियात उतनी नहीं थी। आज उसी घर में फर्ज करें कि 100 लोग रह रहे हैं, तो जरूरियात और वियर एंड टियर और मेंटेनेंस बढ़ जाती है। कराची वो बदकिस्मत शहर है जहां का जिसका मास्टर प्लान कराची का बना ही नहीं। आप अंदाजा करें, अगर हम किसी फॉरेनर से, किसी सिविलाइज मुल्क के शख्स से बोले कि ये महकमे, सॉलिड वेस्ट, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल या वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ये कराची के मेयर के पास नहीं है, तो वो हंसता है हम पे। जरूरत थी कि मेंटेन होता, सस्टेन होता, सस्टेनेबिलिटी की जरूरत थी, सस्टेन नहीं हो सका, तातुल निजाम रहा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ इंस्टीट्यूशन को मजबूत होना चाहिए था। बल्दियाती इंस्टीट्यूशन को एज ए इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं किया, वो तो थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की वजह से। और एज ए मैंने खुद चुनो बार फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को उजागर किया पिछले टेन्योर में भी कि भाई कराची के लिए आप कम अज कम, और कराची नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए थे, और वो सुप्रीम कोर्ट ने कराए, हालांकि जमहूरी चैंपियन बैठे हुए थे। तो ये जो निजाम में जो तातुल आता है ना, उसकी वजह से चीजें खराब होती है। इंस्टीट्यूशंस को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, मैं तो ये कहता हूं कि देखें, चले आप कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आर्टिकल 140A का इतलाक कर दें, आप आइन की पासदारी कर दें, सब सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे इतना बता दें कि जब ऐवान में, पार्लियामेंट में हमारी बात नहीं सुनी जाती, अगर बीइंग एमएनए या बीइंग मिनिस्टर हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारे इलाके की, हमारे सूबे की, तो इखलाकन हमें क्या करना चाहिए होता है? इस्तीफा देना होता है ना? देखिए, ये मुनासिब तर्ज अमल नहीं है, गैर जमहूरी तर्ज अमल है। हम मैदान छोड़कर अवाम की ताकत से या अवाम के वोटों से जो सीटें अवाम ने तवक्कुआत से दी, तो हम लड़ें। सर, तो आप लड़ेंगे, तो जब आप लड़ेंगे तो मैदान में अगर आएंगे तो अवाम तो आपसे सवाल करेगी ना कि क्या किया आपने, और आप जवाब में क्या बोलेंगे कि कोई सुन नहीं रहा, तो अवाम क्या बोलेगी कि जाहिर है आप इस्तीफा दे दें। मैं वही बता रहा हूँ, हमने मुजाहमती सियासत की, हमने अपने ऊपर अपने घर से लाई FIR नहीं कटवाई है, हमने मुजाहमत करने के बाद अपने ऊपर FIR कटवाई है। हमने अवाम के वो इश्यूज जो कि लॉन्ग पेंडिंग एवेटेड इश्यूज थे, उसके ऊपर बात करके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार किया है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि देखें, अगर हम ना बोले तो अवाम को या लोगों को या ऐवान में ये कैसे पता चले कि बेख्तियार मेयर था। हम ये ना बोले तो आर्टिकल 140 के की इतलाक की बात अगर मैं कर रहा हूँ आपके चैनल से, तो ये हर आदमी क्यों नहीं कर रहा? जमहूरियत के चैंपियन क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं कह रहा हूँ कि सेंसस हर 10 साल के बाद हो जाना चाहिए था, हर एक को करना चाहिए, कम से कम मैं अपना हक अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी सेंसस हुए और इस सेंसस को रीसेंसस की बात कर रहे हैं। जब पीटीआई के साथ जो हमारा कोलिशन हुआ है,
उस कोलिजन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कराची पैकेज है, कराची रिहैबिलिटेशन पैकेज है, जिसके ऊपर काम शुरू हुआ है। ये जरूर है कि वो पैकेज 1100 अरब रुपए में से चंद अरब रुपए आए हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस या कोविड का मसला ना हो तो ये मजीद पैसे आए, और मुझे उम्मीद है कि पीडब्ल्यूडी के जरिए मजीद काम होने को जा रहे हैं और कुछ हुए भी हैं। इसके अलावा जो आपका इश्यूज है कराची के हवाले से, जो मास्टर प्लान की बात कर रहा हूँ, देखिए हम तो इस हद तक बदसन हो गए कि हम ये कहने लगे कि आर्टिकल 149 कर लें, जिसमें फेडरल टेरिटरीज को डिक्लेयर कर दें। अब इससे बढ़कर क्या है कि सिंध गवर्नमेंट इसकी बात पे तो नाराज है। भाई आप सिंध देखें, 18वीं तरमीम के बाद होना ये चाहिए था कि डिफेंस जो आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर है, वो भी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी या किसी भी प्रोविंस की जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो लोकल बॉडीज है, पानी की तरसील है और दीगर जो निजाम है, वो 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक होना चाहिए था। 18वीं तरमीम की रूह ये थी कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर? सेंट्रलाइजेशन हो गया। और हमारे दोस्त पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस डेवलपमेंट के काम करा के इतना फख्र महसूस करते हैं, तो कोई उनसे पूछे तो सही कि भाई पार्लियामेंटेरियंस का काम तो लेजिस्लेशन है, आप डेवलपमेंट के काम क्यों करवा रहे हैं? भाई ये तो डेवलपमेंट का काम तो लोकल गवर्नमेंट का है। ठीक है रेहान साहब, ये बताएं, इतनी जबरदस्त बातें आपने की हैं, यकीनन आपको पता होगा अपने पार्टी के हवाले से, काम के हवाले से, मुझे ये बताएं एहतिजाजन आपने कौन सा स्टेप उठाया, वो चाहे वफाक हो या चाहे सूबाई हुकूमत, एहतिजाजन MQM ने कौन सा स्टेप उठाया, हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे? देखिए, अभी आपने सुना होगा कि हमने वफाकी जो वजारत थी उससे इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद इमरान खान साहब ने हमें बुलाया था, और उसके बाद कराची पैकेज का ऐलान किया था, आपको याद होगा। उसके बाद कराची पैकेज के ऊपर पीडब्ल्यूडी के जरिए यहाँ पर काम करवाने शुरू किए गए थे। अभी हो रहा है ये डोमिसाइल के ऊपर जो मसाइल हो रहे हैं कि अर्बन एरियाज के डोमिसाइल हर कोई आदमी आके बना रहा है, और यहाँ का बच्चा जो कराची में रहने वाला बच्चा है, चाहे वो किसी भी जुबान का हो, किसी भी कौम का हो, वो बच्चा नौकरी से महरूम है। ये बात तो मैंने उजागर किया है। तो मसला हल कौन सा हुआ सर? कौन सा मसला आपको लगता है इनमें से हल हुआ? देखिए, किसी हद तक हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा। अच्छा, जैसे कि सर फॉर एग्जांपल अवाम के लिए, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको कौन से मसले हल हुए? फॉर एग्जांपल एक दो बता दें। ठीक है, मैं ये तो एक अमल करती प्रोसेस है। क्या आज अमेरिका, अगर मसले हल हो चुके होते तो अमेरिका में इंतखाबात नहीं हो रहे होते? अगर मसले हल हो चुके होते तो साउथ कोरिया जैसे डेवलप्ड मुल्क में। सर पाकिस्तान और कराची की बात कर रहे हैं हम, अपने मुल्क की, फिर अपने सूबे की। इस वक्त हम कराची की बात कर रहे हैं सर। मैं तो बोल रहा हूँ कराची से बाहर निकलकर आप डेवलप्ड मुल्क में चले जाए जो हमसे 100 गुना ज्यादा तरक्की याफ्ता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जिस तरह आपके किचन का मसला, आपके घर के मेंटेनेंस के मसला। अच्छा रेहान साहब, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम बार बार हम बाहर के मुल्कों की तारीफ करते हैं और उनको कोट जरूर करते हैं तरक्की याफ्ता मुल्क, तो हम हमारे मुल्क को, हमारे सूबे को तरक्की याफ्ता बनाने वाला कौन है? हमारे सूबे को या हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता उसी सूरत में बनाया जा सकता है जब ये कौम पिछड़ी हुए गिरोह कौम की हैसियत इख्तियार करें, जब हम कौमी सोच उजागर करें, जब हम तमाम मकतब फिक्र को, तमाम अक़वाम को मुनसिफाना हकूक की तकसीम करें। अगर सिंध में कोई हारी वो पानी से महरूम है तो किसी वडेरे को भी पानी नहीं मिलना चाहिए। अगर कराची का नौजवान नौकरी से महरूम है तो कराची के पढ़े लिखे नौजवानों की नौकरी कहीं और से आके कोई ना खा जाए। कराची में अगर किसी थाने का थानेदार कहीं बाहर से आया हुआ है तो कराची का नौजवान थानेदार क्यों नहीं बन सकता? ये हकूक की मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी तो मसाइल होंगे। ठीक है, दुनिया की दीगर एक ठीक है रेहान साहब, आप साथ ही रहे, ब्रेक का टाइम हो गया है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे साथ ही रहे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और बात कर रहे हैं हम कराची के जो भी हालात हैं, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, महंगाई को अलग फेस कर रहे हैं, कोविड को अलग फेस कर रहे हैं, और ये डेंगू को अलग फेस कर रहे हैं। फिर ये जो सिचुएशन है कि रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, हेल्थ नहीं है, पानी पीने का नहीं है, टैंकर माफिया का सिलसिला, कितने मसाइल हैं, कौन हल करेगा? रेहान हाशमी साहब हमारे साथ हैं, डिस्कस कर रहे हैं इस पर। रेहान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो रेहान साहब, मुझे आवाज़ आ रही है? ओके सर, क्या कहना चाहेंगे? जो MQM है उन्होंने बहुत ही शिकायत की कि वफाक हमारी नहीं सुनता, वफाक हमें बजट भी नहीं देता, सिंध भी नहीं देता। फिर भी मेरी पहली वाली बात जिसका जवाब पूरी तरह से हमें मिल नहीं पाया, मैंने इसलिए दोबारा से आपसे यही सवाल किया कि क्या लगता है कि फिर अब एहतजाज में कौन सा ऐसा हिकमत अमली है जो आप लोग सोचेंगे, प्लानिंग है जो आपकी?
देखिए हम इंतहा पसंद तो है नहीं कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम मुसल्लह कोई मुजाहमत करें। हम सियासी लोग हैं और सियासी जद्दोजहद ही करेंगे ना। सियासी जद्दोजहद क्या है कि अवामी शऊर को बेदार करना, पब्लिक मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और उनको अवेयर करके कम्युनिटी की पावर से। सर इतने रियान साहब माजरत के साथ लगता है आपको कि इतने साल हो गए, इतनी तबाही देखी, इतनी परेशानियां देखी हैं हमारी आवाम ने, उनको अवेयरनेस नहीं होगी? पब्लिक को नहीं है अभी इस तरह की अवेयरनेस नहीं है, अब जाके हुई है। खास तौर पर ये जो सिलसिला रहा SLGA 2013 के बाद, जो सिलसिला लोगों ने देखा और जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और आपके प्रोग्राम के, मीडिया के प्रोग्राम के तवज्जुह से आज मैं जो आपके प्रोग्राम का हिस्सा बना रहा हूँ, जो मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूँ और उसको स्टैटिस्टिकल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो ये तो यकीनन एक हिस्सा बना ना। लोगों को तो ताज्जुब होता है कि क्या कराची को 20 साल से तकरीबन 20 साल से क्या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का हिस्सा नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के जरिए हिस्सा बना रहा हूँ इस बात को रिकॉर्ड का। मैं ये कह रहा हूँ कि वफाक देता है सूबे को, लेकिन सिंध गवर्नमेंट PFC की मीटिंग नहीं कर रही और आज भी वाजिबुल अदा रकम अरबों रुपए है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर। मैं आज रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूँ कि के इलेक्ट्रिक के ऊपर वाजिबुल अदा रकम है, के इलेक्ट्रिक को अरबों रुपए देने हैं कराची वालों के, नहीं दे रहा है, एक्सेस बिलिंग कर रहा है। मैं आज रिकॉर्ड का हिस्सा ये बना रहा हूँ कि बुनियादी बलदियाती इदारे हैं, सॉलिड वेस्ट, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, ये कराची के मेयर के पास है ही नहीं। अभी भी SLGA 2013 में तरमीम नहीं हुई, तखफीफ नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं की गई, तो लंगड़ा लूला माजूर बलदियाती निजाम आएगा। अच्छा चले ठीक है, मान लेती हूँ आपकी बात, एग्जैक्टली आप कहीं ठीक बोल रहे हैं। मुझे ये बता दें कि बीइंग एक नुमाइंदा, आप एक नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने अवाम की, ठीक है ना, तो आप लोगों ने क्या सोचा है कि कोई इस तरह का कोई इवेंट, इस तरह का कोई प्लेसिंग होनी चाहिए जहाँ इकट्ठे होकर प्लेटफॉर्म पे हम अवाम के लिए बाकायदा एक आवाज़ बन जाएं? जमहूरी निजाम में पार्लियामेंट से बड़ा कोई निजाम नहीं है, तो वहाँ तो नहीं सुनी जा रही ना सर। यही तो अलमिया है कि पार्लियामेंट में अब कभी हमारे वफाक से भी हमारी शिकायत रही कि आप ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं। जब पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं तो पार्लियामान के सामने पेश करना चाहिए, प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, ऑर्डिनेंस की जरूरत क्यों पड़ी। और बदकिस्मती से सिंध गवर्नमेंट तो यहाँ पर हो ही रहा है तमाशा। मैं एक और चीज बताता हूँ कि पार्लियामान से बढ़कर कोई और निजाम नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर बैठकर आप चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डायलॉग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट को पे बैठकर अक्सरियत की, आजादी अक्सरियत की बुनियाद पर इस्तेहसाल किया जा रहा है। तभी तो बाज औकात डिक्टेटर्स को लोग आवाज देते हैं कि भाई अब आप आ जाएं और अब दुरुस्त करें। यही तो मजबूरी है। जमहूरियत पसंद शख्स होने के बावजूद भी अगर कोई जमहूरियत पसंद ये बात कहता है तो उससे बड़ा अलमिया कुछ नहीं है। और आज कराची के लोग, अर्बन सिंध के लोग इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि वो आर्टिकल 149 के इतलाक का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि वफाक हिस्सा बना दे। माजी में भी इस्तेहसाल होता रहा। कराची जब तक कैपिटल था तब तक ये सूरत हाल नहीं थी। कराची की डेवलपमेंट। चले रेहान साहब इस बात को भी आपकी तस्लीम कर लेते हैं, ठीक है। ये बताएं, पार्लियामेंट में अवाम के मसलों को उभारा जाता है, ठीक है, हर पार्टी अपनी अपनी नुमाइंदगी करती है, अपने अवाम की नुमाइंदगी करती है, तो पार्लियामेंट में एक दूसरे पर ही कीचड़ उछालने से किसी को टाइम नहीं मिल रहा। ये आपकी बात दुरुस्त है और इंतहाई तल्ख हकीकत है, इंतहाई शर्मिंदगी की बात। तो फिर अवाम पे कब बात होगी, अवाम के मसलों पे कब बात होगी, किस दिन बात होगी? ये अलमिया है। ये मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी पार्टी के नुमाइंदों को शर्मिंदा होना चाहिए कि आपने पार्लियामेंट में बैठकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के। सर अब आप भी अगर मतलब पार्टी के एक बहुत बड़े एक कारकुन हो के या सरबराह हो के आप भी ये कहें कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये अलमिया है, तो अवाम फिर क्या बोलेगी और क्या सोचेगी कि अब वो हुक्मरान भी बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा अलमिया है। मैं हुक्मरानों में नहीं हूँ, हम तो हुक्मरानों में रही नहीं कभी, हमारे पास तो ड्राइविंग सीट ही नहीं रही। सर आप MNA तो रहे हैं ना, आप MNA तो रहे हैं ना। खैर MNA देखें, एक हिस्सा होता है ना, 300 से ज्यादा का हाउस होता है, उसमें भी अक्सरियत के ऊपर सर नुमाइंदगी तो की है ना। हाँ, और कोलिशन में हमेशा आप रहे हैं ना। कोलिशन में हमने रहने की अपोजिशन में रहे। हाँ, इस मौके पे हम कोलिशन में हैं। अच्छा चले सारी बातें मैं साइड पे कर देती हूँ, नुमाइंदगी तो चले यही बोलती हूँ, नुमाइंदगी तो की है ना आपने। बिल्कुल नुमाइंदगी, ठीक है ना। अभी भी कर रहा हूँ। तो आप भी अगर ये दुख की बात करें कि यही तो अलमिया है कि पार्लियामेंट में भी कोई नहीं सुनता, तो फिर मैं और अवाम, हम जो सारे लोग हैं, वो क्या बोलेंगे? मैं तो आपसे एडमिट कर रहा हूँ इस बात को कि जो हम देख रहे हैं, मैं कोई
मैं कोई सियासी स्टेटमेंट थोड़ी लिखूंगा घुमाने वाला। जो हकीकत है, जो आपने पॉइंट आउट किया, और ये हकीकत है। बदकिस्मती से एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के अलावा सारा मरकज़े निगाह, सारा फोकस अभी उसमें हुआ है। प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर अनफॉर्चुनेटली नहीं किया जा रहा, चीजें जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। सर फिर ठीक है, अब आपने भी अपने दुख ही बताए अभी इस वक्त, ठीक है ना। अब ये बताएं हल क्या होगा आपकी नजर में, क्या होना चाहिए? मैंने तो रिक्वेस्ट ये की थी, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी कर रहा हूँ कि देखें, सियासी मुखासमत एक तरफ रख दें। अगर ये बोलते हैं कि हमारा अलमिया ये है, आप सही कह रहे हैं कि हमारा दुख यही है, तो मैं समझती हूँ फिर आवाम कौन से दरवाजे पर जाए और अपना जो दुख है, अपनी जो तकलीफ है, अपने जो मसाइल हैं, किसके सामने रखे? कोई ऐसा इंसान नज़र नहीं आता। वफाक को देख लें तो वो इग्नोर कर रही है आवाम को, अगर सिंध हुकूमत को देख लें वो इग्नोर कर रही है, MQM की बात करें तो सबका यही कहना है कि भाई अलमिया यही है। सोचने की बात है, गौर करने की बात है, दुख बहुत है, लेकिन सबको इस पे ज़रा सोचना चाहिए। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।